students, so in this video we'll discuss chapter number 2, institutional representation of democracy. क्या पढ़ेंगे बेटा हम? चैप्टर नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर एक वुमेन है और एक मैन है. ये जो वुमेन है इसके पास कोई आइडिया है जिसको वेरीफाई कौन कर रहा है? ये मैन. अच्छा, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने जाते टाइम क्या होता है, आपको आपका वोटर आईडी लेके जाना होता है. उस वोटर आईडी को चेक करता है कौन? इलेक्शन ऑफिसर. फिर जैसे ही आप वोटिंग रूम में एंटर होते हो आपके फिंगर पे एक इनएडिबल इंक लगा दी जाती है. ऐसा क्यों होता है? कि आप कहीं और जाके एक बार और वोटिंग ना कर दो. स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि लोकसभा इलेक्शन जो 1952 में हुए थे वो आज के इलेक्शन से कैसे डिफर करते हैं. ठीक है बेटा, 52 में हम लोग बैलेट पेपर का यूज़ करते थे. किसका यूज़ करते थे? बैलेट पेपर का, जहाँ पर यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम होता था और यहाँ पर उसका साइन होता था. ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और यहाँ पर उसका साइन होता था. तो आप यहाँ पर उसी साइन पर सील लगा के इस बैलेट पेपर को फोल्ड करके उस बैलेट बॉक्स में डाल देते थे. ठीक है, पर अब हमारे पास क्या? EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो ये जो EVM है इसमें आपको कोई बैलेट पेपर नहीं होता है, ऑटोमेटिक मशीन में सारे साइंस वगैरह होते हैं. आपको उस बटन को प्रेस करना होता है और आपका वोट डल जाता है. आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डाइवर्सिटी एंड सोवरेनिटी. सोवरेनिटी क्या? कि आपकी कंट्री के डिसीजंस आप ही लेंगे, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा. लिबर्टी मीन्स आपके ऊपर कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे बेटा. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होंगे, अनरीजनेबल नहीं होंगे. इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. ठीक है. जस्टिस इज इक्वल फॉर एवरीवन. डाइवर्सिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट. हम लोग डाइवर्स हैं ना. मोर देन 1600 डायलेक्ट्स हैं, 8 रिलीजन्स हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना बच्चा हमारे पास. सो हाउ डज अ डेमोक्रेसी अपहोल्ड दीज वैल्यू? ये जो वैल्यूज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको कैसे अपहोल्ड करती है? कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जैसे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, लाइक यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट एंड ऑल. अब व्हाट इज यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज? Students, universal adult franchise means every Indian, when he attains his 18 year of age, can cast his vote. आप 18 ईयर के हो जाएंगे तो आप लोग भी क्या कास्ट करेंगे? अपना वोट. फिर आप 18 ईयर के हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स आपसे कि आपकी कास्ट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, रिलीजियन और जेंडर क्या है. बस आपको 18 ईयर का होना है, देन यू कैन कास्ट योर वोट. पर यहाँ पर 2 लोगों को हम लोग डिनाई करते हैं वोटिंग राइट. एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड सेकेंड इज क्रिमिनल ऑफेंस, हु कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस प्लस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ये 2 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल सकते. ईच सिटीजन कैन कास्ट ओनली 1 वोट. हर सिटीजन एक वोट देगा. उस एक वोट की मतलब सारे वोट की एक ही वैल्यू होगी. कंफ्यूज किया ना? ईच सिटीजन कास्ट ओनली 1 vote and the value of every vote has equal value. Either it is of mine, your or your parents or PM. Whatever vote we are casting, it has one value. भले वो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का हो, मेरा हो या आपका हो, हमारे वोट की वैल्यू सेम रहेगी. Through the institution of universal adult franchise, every citizen of India equally empowered. So universal adult franchise से हमने क्या किया बच्चा? सबको equally empowered किया है. In fact, the cornerstone of Indian democracy, अगर Indian democracy के important base cornerstone की बात करें तो क्या ही है? universal adult franchise. So students, in the late 19th and early 20th, late 19 और early 20th सेंचुरी में वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटेन एंड USA, वो ब्रिटेन की वुमेंस हो या USA की वुमेन हो, दे फॉट एक्सटेंसिवली, बहुत मैसिव स्केल पे इन्होंने फाइट की फॉर वुमेंस सफरेज, की वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले. ठीक है. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग, उन्होंने बहुत साल तक कैंपेनिंग की, प्रोटेस्ट किया, फिर उनको वुमेन को वोटिंग राइट मिला. वुमेन ओवर द एज ऑफ 21 वर अलाउड टू वोट इन 1920 इन द USA. पहले किसने दिए वोटिंग राइट? USA ने. कब? 1920 में.
और एज क्या थी, इफ वुमेन की एज 21 ईयर होनी चाहिए, 1920 में उसको वोटिंग राइट मिल जाएंगे, ठीक है, फिर ही वो अपना वोट कास्ट कर सकती है। और 1928 में कहाँ मिली बच्चा, ब्रिटेन में। यूएसए ने वोटिंग राइट दिया 1920 ने, यूएसए ने दी, सॉरी 1920 में यूएसए, 1928 ब्रिटेन, 1920 यूएसए, 1928 ब्रिटेन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इन 1920 इन द यूएसए एंड 1928 इन ब्रिटेन वुमेन को वोटिंग राइट का परमिशन मिल गया। द इलेक्शंस, वी लर्न इन लास्ट चैप्टर दैट इंडिया इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया कैसी डेमोक्रेसी है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। बेटा जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होगी, कंट्री का एरिया कम होगा, वहीं पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रन द गवर्नमेंट। हम लोग एक ग्रुप को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो हमारे बिहाफ पे किसको रन करता है, गवर्नमेंट को रन करता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू रन गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड इलेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्शन। इन इंडिया टू काइंड्स ऑफ इलेक्शन आर। इंडिया में दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक जनरल इलेक्शन वे रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा, जहाँ पर लोकसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, वो जनरल इलेक्शन है। उससे क्या बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है एक स्टेट के लिए। स्टेट के लिए स्टेट असेंबली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर लोकसभा। बोथ जनरल इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर। दोनों का पीरियड 5 ईयर ही है, अनलेस देयर इज अ स्टेट इमरजेंसी इन द कंट्री। पर कोई इमरजेंसी इम्पोज हो जाए, वॉर हो जाए, तो जरूर इनका टाइम आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज ये 5 ईयर में ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, constituencies and reserve constituencies. For the purpose of election, the country is divided into a small unit is called constituency. पूरी कंट्री में इलेक्शंस होंगे, तो पूरी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और वो छोटे एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सच दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज इक्वल नंबर ऑफ पीपल। कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वोट डालने एरिया तो नहीं ना आ रहा है बेटा, लोग आएंगे, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट एंड सेंड 1 पर्सन टू द गवर्नमेंट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 पर्सन इलेक्ट होके कहाँ जाएगा, सरकार में जाएगा। देयर इज वन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा इलेक्शन एंड सेपरेट सेट इज स्टेट असेंबली। दो टाइप की इलेक्शन हमने बात की, एक स्टेट के लिए, एक लोकसभा के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स वो स्मॉल एरिया जहाँ जिसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया, उसमें एक सीट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट होगी। स्टूडेंट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इलेक्शन कमीशन, स्टूडेंट्स हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं और 2nd लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में, तो क्या इतना आसान होता होगा इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन करवाना? नहीं। इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म की है, जिसका नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन। एंड द वर्क ऑफ इलेक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शंस। ओके, अब इलेक्शन जो कमीशन है उसका काम होता है कि वो देखे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कोई माल प्रैक्टिसेस तो यूज़ नहीं कर रही हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देयर दैट नो कैंडिडेट गेट एन अनफेयर एडवांटेज, किसी कैंडिडेट ने कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं लिया है। कमीशन इंचार्ज होती है बच्चा पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, इलेक्शन की डेट डिसाइड करने से लेके इलेक्शन के वोट काउंट करने से रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक सारा काम किसका ही होता है, स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन का ही होता है। इलेक्शन कमीशन हैज़ drafted a set of guidelines that political parties and candidate have to follow. इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दी है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करनी ही होती है जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। दिस इज नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर मैम पूछे कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट विल यू से, द इलेक्शन कमीशन हैज ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ गाइडलाइन दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट हैव टू फॉलो। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके इलेक्शन को इनवैलिड भी बोल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन किसके लिए आंसरेबल बेटा, पार्लियामेंट के लिए।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। हु इज़ द करेंट इलेक्शन कमिश्नर? ओके, द कमीशन हैज़ अ पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन इलेक्शन रिजल्ट। अगर इलेक्शन रिजल्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कमिश्नर ही करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। एंड इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रीट ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इक्वल। बच्चा, ये इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है। इसका मेन काम यही है कि किसी भी कैंडिडेट को अननेसेसरी एडवांटेज फेवर ना दे। इसके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे कैंडिडेट इक्वल होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल ग्रुप होता है लोगों का जिनके सिमिलर व्यूज़ होंगे, सिमिलर फिलॉसफीज़ होंगे, आइडियाज़ होंगे किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जब इकट्ठा एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पॉलिटिकल पार्टी। अबाउट द वे द कंट्री शुड बी गवर्न, या इन लोगों का एक सेम तरीका होता है कि नहीं, इस तरीके से कंट्री को गवर्न करना चाहिए, इस फिलॉसफी को यूज़ करना चाहिए। कैपिटलिज्म गुड है, कम्युनिज्म गुड है। ऐसे जो एक फिलॉसफी के लोग होंगे जिनके एक तरीके के गवर्नेंस आइडिया होंगे, एक ऑफिशियल ग्रुप बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल पार्टी। द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन रन गवर्नमेंट। अब हर पॉलिटिकल पार्टी का एम यही है कि वो इलेक्शन जीत जाए। अब इलेक्शन जीत के क्या हो गया? What will happen after winning election? They can form government, they can run government. The ultimate purpose of election is to run the government only ना। तो जब आप इलेक्शन जीतेंगे, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होंगी, तभी तो आप गवर्नमेंट रन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड most democracy have two or more political parties. Each party has its own belief, idea and policies. बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेमोक्रेसीज़ में दो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज़ होती हैं जिनके अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़, अपनी पॉलिसीज़ होती है। अगर हम यूएसए की बात करें या यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पर लेबर पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। चाइना की बात करें तो वहाँ पर एक सिंगल पार्टी है, चाइना सिंगल पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यूएसए लेबर पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, यूके लेबर पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी। नाउ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? पॉलिटिकल पार्टीज मेक द इलेक्ट्रल प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक और इक्वल बाय गिविंग द वोटर अ चॉइस ऑफ कैंडिडेट। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्ट्रल प्रोसेस को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती हैं, वोटर्स को चॉइस देती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट। दे एजुकेट द मासेस ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो नया नया एजेंडा लाती हैं, हमको नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स से फेमिलियर करवाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ कीप अ चेक ऑन ईच अदर। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टीज़ पे चेक रखती है ना? इस पार्टी ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी में ये अच्छा है, हमारी पार्टी ने ये अच्छा किया था। इन दिस वे दे हैव चेक ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रूलिंग पार्टी टेक्स अ डिसीजन दैट इज सीन एज रॉन्ग, द अपोजिशन क्रिटिसाइजेज। अगर रूलिंग पार्टी ने कोई डिसीजन लिया और अपोजिशन पार्टी को वो गलत लगता है तो वो उसी टाइम रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करने लगती है, उनको क्वेश्चन करती है। एंड दिस हेल्प टू कीप अ चेक ऑन पार्टी रनिंग द गवर्नमेंट। इसी तरीके से वो पार्टी जो गवर्नमेंट रन कर रही है उस पर चेक रहता है। स्टूडेंट्स, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़। हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है बेटा कि इस डाइवर्सिटी के कारण हमारे यहाँ नेशनल लेवल पर भी पार्टीज़ हैं और रीजनल लेवल पे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, अनलाइक चाइना, बिकॉज चाइना हैज सिंगल पार्टी, दैट इज चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर? चाइना में एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यूएसए में ड्यूअल लेबर पॉलिटिकल, पर इंडिया में तो क्या है स्टूडेंट्स? मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं, या तो नेशनल होंगी या रीजनल होंगी। अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें, अगर आपको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्निशन चाहिए तो
A political party should have a base in and contest election from 4 or more states. पहली बात तो नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको 4 or more than 4 states में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पड़ेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नेशनल पार्टीज के एग्जाम्पल है. तो इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज नेशनल पार्टी यू नीड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर more than 4 states. Regional party, they contest election in their home state. Regional party play an important role in highlighting specific problem of particular community और state. बच्चे ये regional parties हैं, इनके इश्यूज और ज़्यादा कॉन्क्रीट होते हैं क्योंकि ये एक स्टेट की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. हम बात करें डीएमके की, किस पार्टी की? डीएमके. ठीक है, तो बच्चा ये जो डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम, तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड शिरोमणि अकाली दल. शिरोमणि अकाली दल हो, यूनियन मुस्लिम लीग हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, तेलुगु देशम पार्टी हो या डीएमके हो, द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम, ये जो पार्टीज़ हैं ये कौन सी पार्टीज़ है बच्चा? रीजनल लेवल की पार्टीज़ हैं जो एक स्टेट की, एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात ज़्यादा करती हैं. स्टूडेंट्स, ईच पार्टी हैज़ इट्स सिंबल. क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस पार्टी का सिंबल है? सॉरी, अच्छा ये किस पार्टी का सिंबल है? ये एक पार्टी का सिंबल है. एक पार्टी का सिंबल होता है क्या? हैंड, पंजा. ये किसका सिंबल है? बताओ मुझे. ये पहले ये किसका सिंबल है और ये वाला किसका सिंबल है? बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, उनके अपने सिंबल होते हैं, उनका अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है. एन इलेक्शन मैनिफेस्टो स्टेट्स एम. इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होता है? उस पार्टी का एम, व्यूज़, पॉलिसीज़. ठीक है. एंड लेज आउट द प्लान ऑफ गवर्नमेंट. वो आप बताएंगे हमारा एम क्या है, व्यू क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं. ठीक है. दे विल परस्यू इफ़ इट विन द इलेक्शन. ये उन्होंने इलेक्शन के पहले से बनाया. अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो इसी को क्या करेंगे? परस्यू करेंगे, इसी को आगे की तरफ लेके जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस इलेक्शन प्रोसेस. ओके, तो कैंपेनिंग बिफोर एन इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट स्टार्ट कैंपेनिंग. इलेक्शन के पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. कैंपेनिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिक को दिखाती है कि अगर हम जीत गए तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वुमेन के लिए ये होगा, एजुकेशन के लिए हमारे पास ये पॉलिसीज़ है, ये प्लान्स हैं. These tells the voter what different parties to offer, how they plan to deal with important issues like unemployment, rising price defense. हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ेंगे, कैसे राइजिंग प्राइजेस को कम करेंगे, डिफेंस में हमारे पास क्या प्लान है, ये सब मैनिफेस्टो के थ्रू वो अपने लोगों को, मतलब जनरल पब्लिक को बता देते हैं. These help people make informed decision when they vote. इससे क्या होता है? लोगों को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी का ये एजेंडा है, ये इसकी प्लानिंग है, पॉलिसीज़ है, तो वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लेता है कि विच पार्टी इज़ गुड, विच एजेंडा इज़ इम्पोर्टेंट, हु इज़ टॉकिंग अबाउट नेशनल इम्पोर्टेंट वुमेन एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव राइट टू कैंपेन फ्रीली बिफोर इलेक्शन. हर पॉलिटिकल पार्टी के पास राइट है कि वो फ्रीली इलेक्शन कैंपेनिंग कर सके. अच्छा, इलेक्शन कैंपेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई हार्म ना हो. अगर आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया तो आप अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, री इलेक्शन, री पोलिंग होगी फिर उस पर. बात समझ में आ रही है? हमारी रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इलेक्शन एक बार कैंसिल हुआ था बिकॉज शी हैज़ नॉट फॉलोड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स. All election campaigns are required to end 48 hours before the close of the poll. Polling process. On the day of election, citizen go to the polling booth. आप सबके पेरेंट्स लोग जाते होंगे ना, जब जिस दिन हमारे यहाँ इलेक्शन की डेट होती है वोट डालने. जब हम वोट डालने जाते हैं बच्चा, तो हमारे इंडिया में क्या ट्रेडिशन है? सीक्रेट बैलेट होता है. मतलब अगर एक पर्सन वोट डाल रहा है तो दूसरा ये असेस नहीं कर पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा कि टू whom और विच पार्टी ही हैज़ गिवन द वोट. इस मेथड में क्या होता है बच्चा? किसी को भी पता नहीं चल सकता है. नो वन कैन सी हु दे हैव वोटेड, किसने किसको वोट दिया.
हमें पता ही नहीं चल सकता। इससे क्या होता है बच्चा, वोटर्स प्रोटेक्टेड, दिस प्रोटेक्ट्स द वोटर्स फ्रॉम अटेम्प्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू इन्फ्लुएंस देम इन एनी वे। इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उनको थ्रेट नहीं दे सकती, उनको ब्राइब नहीं दे सकती, इसको पता ही नहीं है कि हमने किसको वोट दिया है। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, पहले वोट काउंट होंगे तभी तो हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इलेक्शन कमीशन क्या करता है बच्चों, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये सुपरविजन में होती है टू द रिटर्निंग ऑफिसर, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज का, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट और देयर एजेंट, कैंडिडेट होगा उसके एजेंट होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, इन सब के सुपरविजन में हम इलेक्शन के में पड़े हुए जो वोट्स हैं, डाले हुए जो वोट्स हैं उनको काउंट करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इज एन ऑफिशियल हु सुपरवाइज द इलेक्शन प्रोसेस इन कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो ऑफिसर है जो सुपरवाइज करता है इलेक्शन प्रोसेस को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। काउंटिंग सुपरविजन के लिए कौन सा ऑफिसर होता है, तो क्या बोलोगे, रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन आफ्टर काउंटिंग गेट्स कंप्लीट, एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वी फॉलो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दिस मीन्स विच एवर कैंडिडेट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट विन, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या है, जो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। The political party that gets a majority of seats in Lok Sabha और state legislature is declared as winner। जिस political party को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे उसी को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, विनर, और उसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा। टू गेट मेजोरिटी द पार्टी हैज़ टू विन 1 seat मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जितनी भी सीटें हैं उनको हाफ करके प्लस 1 सीट किसके पास होनी चाहिए, जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता। क्या बात समझ में आ गई। सपोज अगर 500 सीट्स हैं तो 250 प्लस 1 251 में मेजॉरिटी या आप आपकी गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे आप लोग इलेक्शन पोलिंग मतलब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो पहले पोलिंग ऑफिसर आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, फिर क्या होगा, ईच वोटर इज मार्क्ड ऑन देयर फिंगर इन एडिबल इंक, फिर हर वोटर के हाथों पे एक इनएडिबल इंक लग जाएगी। फिर जैसे ही फिंगर पे मार्क लग गया वो इनसाइड जाएगा बच्चा और प्राइवेट बूथ में जाके अपने वोट को कास्ट कर देगा। द पोलिंग प्रोसेस इन इंडिया नाउ कंडक्टेड एंटायरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। कोलेशन गवर्नमेंट, ठीक है। द पार्टी विच विन्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट क्वालिफाइड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, मेजॉरिटी में सीट मिल जाएंगी, वो सरकार बना लेगी। पर कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट, स्पेशली 1991 के टाइम से उसके बाद तक, कि कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली ही नहीं है इंडिया में। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट, दो और दो से ज़्यादा पार्टी ही साथ में आ जाएंगे और कोलिशन बना लेंगी। 2 or more political parties can come together and form a alliance coalition then form a government। ठीक है, जब पार्टी कोलाइड कर जाएंगी तो गवर्नमेंट बना लेंगे और ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कोलिशन गवर्नमेंट। अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें बेटा, अगर किसी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी को नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, मेजॉरिटी वोट मिल गए, तो वो पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट बना लेगी। पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिलते हैं तो 2 पार्टी मिलके कोलाइड कर लेती हैं और कोलिशन की गवर्नमेंट बना लेती हैं बेटा। बट अगर हम इंडिया के एक्सपीरियंस को भी देखें तो कोलिशन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रही है, बिकॉज the survival depends upon the support of all members in coalition। ठीक है, as the party making up coalition degree on major issues some members of coalition withdraw their support। coalition की गवर्नमेंट को चलाने के लिए बच्चा सबका सपोर्ट चाहिए, पर जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग होंगी, व्यूज़ अलग अलग होंगे, तो कितनी बार वो एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर अपनी सहमति नहीं बना पाते हैं और इस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं होती है। कोलिशन गवर्नमेंट को यूजुअली हमने अनस्टेबल ही देखा है, स्टेबल नहीं देखा है। द रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी, अगर एक डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल हैज़ अल्टीमेट राइट टू चूज देयर लीडर्स। विद दीज
पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर तो है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा कि हम किसी कैपेबल लीडर को ही वोट दें। ऐसे व्यक्ति को हम हमारी कंट्री में लीडरशिप प्रोवाइड कराएं जो कंट्री को डेवलप कर सके, और जो रीजनल बैकग्राउंड्स सॉरी रीजन्स को कम सोचें, धर्म की बात कम करें, कास्ट को कभी भी पॉलिटिक्स में ना लेके आए, जो एटलीस्ट थोड़ा एजुकेटेड हो, जिसको कंट्री कैसे रन करनी है पता हो, कौन सा प्लान बेटर है कौन सा अच्छा नहीं है, कास्ट को इन्वॉल्व ना करे, ऐसे व्यक्तियों को वोट देना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सिटीजन वॉच डॉग की तरह काम करते हैं। अगर वॉच डॉग प्रॉपर नहीं होगा तो कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी मेजर रॉबरी, मेजर थेफ्ट हो सकती है, तो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। इसलिए बी आ गुड वॉच डॉग। तो स्टूडेंट्स हर गवर्नमेंट की एक्शन को केयरफुली देखें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को वेट करें। दे शुड बी अवेयर अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को पता होना चाहिए उनके राइट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इफ़ एनी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट वायलेट देयर फंडामेंटल राइट दैट दे गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, पीपल शुड प्रोटेस्ट, लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर कभी उनको ऐसे लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ भी हो रहा है, दे शुड फॉर्म ग्रुप्स दैट पुट प्रेशर, ग्रुप बना के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी स्पेशली वन एज डाइवर्स इन इंडिया नीड डेवलप अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। हमें हमारे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में कोऑपरेशन की स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। अगर हम कोऑपरेटिव नहीं होंगे, हम सबको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो हमारी कंट्री कभी भी स्मूथली रन नहीं कर पाएगी।